हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 2 जनवरी, ठीक ना। आज है 2 जनवरी। तो आज जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 1 का है, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौका दौड़, ठीक ना, नौका दौड़ किस उत्सव के समय मनाया जाता है, ठीक ना, किस उत्सव के समय मनाया जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन थे, ऑप्शन हो सकते तो इसमें से एक ऑप्शन था ऑप्शन ओणम, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम, ठीक ना। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि नौका दौड़ यानी वल्लम कली मुख्य रूप से केरल के प्रसिद्ध फसल उत्सव ओणम के अवसर पर आयोजित की जाती है, जो हर साल अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और यह त्यौहार का एक अभिन्न और रोमांचक हिस्सा है, जिसमें लंबी सर्पाकार नावें जो है स्नेक बोट्स नदी में दौड़ती है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है कि पीएसयू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक ना। पीएसयू का फुल फॉर्म आया था, तो ये होता है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी यहाँ पर लिखा है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिया हो रहा होगा, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और अभी पूछे गए थे तो देख लीजिए आप लोग। लिखा है पीएसयू का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसे हिंदी के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं। और यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होती है जो देश के आर्थिक विकास और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, जैसे बिजली, कोयला, तेल और बैंकिंग क्षेत्र आदि, ठीक ना। अगला प्रश्न था जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपके सामने ऐसे ऑप्शन थे, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पर लिखा ना ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। लिखा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रास डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट होता है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक साल में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जो देश की आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों था कि चाबहार बंदरगाह किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ईरान से संबंधित, या पूछ ले किससे संबंधित है, यानी किस कहाँ से संबंधित है। तो ये कहाँ से, ईरान से, मध्य एशिया, ठीक ना। मध्य एशिया जो ईरान मध्य एशिया जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न इसी का थोड़ा फैक्ट देख ले कि चाबहार बंदरगाह मुख्य रूप से ईरान से संबंधित है, जो ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, लेकिन भारत इसे विकसित करने और संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह भारत और मध्य एशियाई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बन गया, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो वो कौन है दोस्तों, वो है वी नारायण, ठीक ना, वी नारायण है। और ये किसके स्थान पर आए थे, तो ये एस सोमनाथन के जो ये लिखा, ठीक ना, इनके स्थान पर आए थे। ये नियुक्त कब हुए थे, तो ये 14 जनवरी 2025 को हुए थे, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि 2025 में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर वी नारायणन, जिन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लेते हुए 14 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला है। और वह एक क्रायोजेनिक इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक है, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों विशेषकर प्रणोदन प्रणाली में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने था आया था कि तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 2 जून, यानी और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2015, नहीं 2015 नहीं 2014 को क्या है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक ना। अब देखिए
कि तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। और यह दिन दशकों के संघर्षों और बलिदानों के बाद राज्य के गठन की याद दिलाता है। ठीक ना। कब बना? 2 जून को। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। महत्व इसलिए यह दिन तेलंगाना राज्य के निर्माण और लोगों के संघर्षों का प्रतीक है। ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों, 20 यानी ठीक है ना 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गरीबी को उन्मूलन करने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम T20 पॉइंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और समाज के गरीब कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, जिससे गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और आवास और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और जैसे सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक ना। अगला प्रश्न था दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसे प्राचीन हिंदू, ठीक ना, प्राचीन हिंदू मुंडको उपनिषद के मंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती, और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में क्या मनाया गया है। और अगला दोस्तों है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो वो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सी। ठीक ना, चौधरी रहमत अली। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ही इसका फैक्ट है कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था, जब उन्होंने दक्षिण एशिया मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि के विचार को प्रस्तुत करने के लिए इस शब्द को गढ़ा और अपनी फैम्प लेट यानी नाउ ऑफ नेवर में इसका उपयोग किया, जिसमें पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि डॉक्टर विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया। ठीक ना। तो दोस्तों जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुछ पुस्तकें देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं हैं आत्मकथा की इंडिया विंस फ्रीडम, एक ये थी उर्दू में लिखी गई, एक गुबार, एक खातिर और एक क्या तज़किरा। ठीक ना। और शामिल हैं। साथ ही उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग जैसे महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी निकाली, जो उनके लेखन कौशल और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को क्या है दर्शाती है। ठीक ना। जैसे ये क्या है इसमें दिया गया भी, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, यह उनकी आत्मकथा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके अनुभवों का विस्तृत वर्णन करती है। ठीक ना। एक चीज़ और आप लोग याद करना कि जो मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये सबसे अधिक समय तक, ये क्या है, सबसे अधिक समय तक क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और सबसे कम उम्र के। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि गरुड़ मुंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित? दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लेना कि यही है कि दूसरा कि मुंडा ऐसे कैसे कुछ नाम आया था, तो शायद मुंडा से तो हो सकता है कि यही हो। तो ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। बाकी जो गरुड़ मुंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? वो झारखंड से संबंधित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना। देखिए गरुड़ मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड राज्य से संबंधित, और यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार,
छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में भी पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जातियों में से एक है। अपने सिंग, बोंगा, सूर्य देवता और मुंडारी भाषा के लिए जानी जाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु किस भाषा का परिवार है। किस भाषा का, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो किस भाषा से संबंधित है या किस प्रकार के है, तो ये दोस्तों द्रविड़ शैली से उत्पन्न है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए कि तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भाषा परिवारों में से एक है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, ठीक ना। तो ए सूटेबल बॉय के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं विक्रम सेठ, ठीक ना। कौन है विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस सूटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है, जो 1993 में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी भाषा का सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, जिससे स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी, ठीक ना। स्वतंत्रता के बाद के भारत की कहानी है, ठीक। और राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो वो है आर्टिकल 72, ठीक ना, अनुच्छेद 72। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक ना, महाभियोग, तो ये किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति पर, ठीक ना, राष्ट्रपति पर। तो ये है आर्टिकल 61, ठीक ना, आर्टिकल 61। तो आप लोग इसको भी याद रखना, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक। तो अगला इसी का फैक्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है, जो उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गए व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, माफ़ करने या राहत देने या कम करने का अधिकार देता है, खासकर मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल से संबंधित मामलों में। यह शक्ति न्यायपालिका से अलग एक संवैधानिक शक्ति है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों कि द ग्रैंड फादर ऑफ काठमांडू के लेखक कौन है, दोस्तों विक्रम सेठ है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। देखिए कि द ग्रैंड फादर ऑफ काठमांडू नामक पाठ के जो लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ हैं, जो अपनी यात्राओं और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित लेखन के लिए जाने जाते हैं। और यह पाठ जो कक्षा 9 की अंग्रेजी किताब विहाइव में शामिल है, जिसमें उन्होंने काठमांडू की जीवित सड़कों और धार्मिक स्थलों का वर्णन किया। अगला प्रश्न दोस्तों, आरआरबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो ये दोस्तों है ग्रामीण ऋण सहायता, यानी ठीक ना, ग्रामीण ऋण सहायता के लिए जानी जाती है। मतलब आरआरबी तो आप लोग जानते हैं उद्देश्य क्या है, तो ये ठीक। अब देखिए आरआरबी का मतलब आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक ना, की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों को सस्ता दरों पर बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था, ठीक ना, ताकि ऋण अंतराल को भरा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत किया गया था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ठीक है दोस्तों। वो जो है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत जो है 118 स्थान पर है, 58 पर। तो और देख लीजिए जो सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन और भी आए थे, तो एक नवाचार आया था, वो यहाँ पर नहीं लिख पाए। तो नवाचार जो है ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 38वां, ठीक ना, कितना है 38, ठीक। और देख लीजिए जैसे हंगर इंडेक्स ग्लोबल यानी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 2025 में कितना है 102 है, ठीक ना। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना, इसमें भारत का स्थान जो है 130 है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देख लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता में
आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 128 है, ठीक ना। और प्रेस स्वतंत्रता में यानी स्पीच यानी जैसे आप किसी के सामने बोलने की स्वतंत्रता में ये कहें प्रेस, तो प्रेस स्वतंत्रता में जो भारत का स्थान है वो है कितना, 151 है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखना। और शांति में जो भारत का स्थान है वो है 115, ठीक ना। खुशहाली में 118, शांति में 115 है, प्रेस स्वतंत्रता में 151 है, आर्थिक स्वतंत्रता में 128 है। और करप्शन में देखें तो करप्शन भी नोट कर लेना, करप्शन यानी भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार में जो भारत का स्थान है वो है 96, ठीक ना, 2025 में। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक। तो इनको आप याद कर लीजिए ताकि ये, क्योंकि हर बार जो शिफ्ट में जिसका पेपर अभी तक है तो मतलब किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछते हैं, कभी भ्रष्टाचार, कभी HDI से यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आप लोग इसको याद कर ले, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया कि सेला सुरंग किस राज्य से में स्थित है, तो दोस्तों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। देखना, सेला सुरंग भारत के अरुणाचल प्रदेश में राज्य से संबंधित है, जो तवांग जिले को हर मौसम में शेष क्या करता है कि शेष भारत से जोड़ती है, विशेषकर बर्फबारी के दौरान जब सेला दर्रा बंद हो जाता है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची ड्यूल लेन सड़क सुरंग है जो BRO ने बनाया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि मानसूनी वन किस प्रकार के वन होते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों किस प्रकार के वन होते हैं, वो होते हैं ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो यहाँ पर दिखा पर्णपाती, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देख लीजिए दोस्तों कि मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक ना, कहलाते हैं, क्योंकि ये वन जो है शुष्क मौसम सूखे दौरान में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक ना, और मानसून आने पर फिर से उगा लेते हैं, जिससे ये पानी बचाने और मानसून जलवायु के अनुकूल ढालने की विशेषता रखते हैं। भारत में ये सबसे व्यापक बना है और साल, सागौन, चंदन, शीशम जैसे पेड़ों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी देख लीजिए। मुख्य विशेषताएं कि पत्ती गिरना, यानी शुष्क मौसम में पानी बचाने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वर्षा क्या है, ये 7 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन्हें आर्द्र पर किस प्रकार के, इन्हें आर्द्र पर्णपाती, अधिक वर्षा, और शुष्क पर्णपाती, कम वर्षा वनों में बांटा जाता है, ठीक ना। उदाहरणतः के सागवन, साल, चंदन, महुआ, आम, बांस, शीशम आदि। स्थान क्या है, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मानसूनी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, लिखा किस दिल्ली को कहने का तात्पर्य कौन सा जो है व्यक्ति दिल्ली के सुल्तान ने टंका यानी चांदी और जीतल तांबे के सिक्के पेश किए थे, तो वो कौन है दोस्तों, वो है इल्तुतमिश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कि दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का क्या है, तांबे का जीतल सिक्के पेश किए थे, जिसने दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली की मानकृत देखिए किसी क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले की संख्या क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट कह होगा। और अगला प्रश्न था दोस्तों कि किताबुल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी दोस्तों, वो अलबरूनी ने लिखी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देख लिए इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रहला, ठीक ना, रहला। तो आप इसको भी याद रखना, ये भी पूछ ली जाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए थे, ठीक ना। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।